मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th। बेटे, हम भारत की खोज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 2 रीड कर रही हैं और मैं फर्स्ट लेक्चर बना रही हूँ। बेटे, एक क्लास हमने ले ली थी, फिर दोबारा से बेटे जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या और कोई दिक्कत है तो मैं उनके लिए दोबारा से इस लेसन की वीडियो बना रही हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक लिखी थी, जेल के दौरान लिखी थी। हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। आगे चलें। बीते हुए सालों से मेरे मन में केवल भारत ही भारत बसा रहा है। इस बीच में लगातार उसे समझने की और उसके प्रति प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर यह याद करने की कोशिश की कि तब मैं कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस सोच ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था तथा मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में कौन सी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? पुराने समय में अतीत होता बेटा बीती हुई बात में, विरासत में। उसने अपनी प्राचीन शक्ति और गौरव को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूर्णतः खो दिया है? इतनी विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के बावजूद क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व के साथ इसका तालमेल किस रूप में फिट बैठता है? भारत मेरे खून की एक एक बूंद में रचा बसा हुआ था। उसके बावजूद मैंने इसे एक आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। निशान लगाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को किस नज़र से देखा? एक आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। एक ऐसा आलोचक, बेटे साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उनके निशान लगाते रहें। एक ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के कई अवशेषों को भी, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। कुछ हद तक मैं उस तक पश्चिमी के रास्ते से होकर पहुंचा था। निशान लगाओ। मैं भारत कहाँ से मैंने पहुंचना आरंभ किया? पश्चिम के रास्ते से। मैंने उसे उसी दृष्टिकोण से देखा जैसे किसी पश्चिमी हमारे मित्र ने देखा होगा। मेरे भीतर अनेक शंकाएं थी, निरंतर सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को अच्छी तरह जान लिया? मैं तो उसके अतीत की विरासत के एक बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन यदि भारत के पास ये सब नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जिस रूप में वह आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व को पहचान अपने इस रूप बनाकर कदापि नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व था। आखिर विशेष तत्व आखिर क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिंधु घाटी संभत्या में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। आज ये पाकिस्तान में है बेटा। मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों ओर उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी पड़ी थी। थोड़े दिन पहले तक हम सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से देख सकते थे। इसका समय 5000 वर्ष पूर्व बताया गया है। साथ ही इसे एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता भी कहा गया है। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का मुख्य कारण था इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार भी है। यह विचार निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई सभ्यता या संस्कृति इस प्रकार 5 से 6 हजार वर्ष या इससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही, वह भी लगातार विकासमान यानी कि विकास करती रही, परिवर्तनशील रहकर। ग्रीक, फारस देशों के नाम है बेटा ये। अरब, मिस्र, चीन, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों ने उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। हालांकि भारत ने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह सभ्यता जरा भी हिला नहीं। आखिरकार इस मजबूती का रहस्य क्या था? मैंने भारत के इतिहास और उसके विशाल प्राचीन इतिहास के कुछ अंश होते बेटे, कुछ पार्ट का अध्ययन किया। मुझ पर भाषा की स्पष्टता, विचारों की तेजस्विता और इसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन साहसी यात्रियों के साथ पूरे भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी तथा मध्य एशिया से आए थे। अपनी यात्राओं की एक लंबी दास्तान वो छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, बारोबुदूर, अंगकोर और बहुत से स्थानों पर भारत की उपलब्धियों के विषय में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसकी पुरानी दंत कथाओं और मिथकों के, बेटा मिथक होते कुछ झूठे बनाई गई कहानियों के साथ निकट संबंध है, और जिसने हमारे साहित्य और विचारों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने तथा कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित किया था। इस प्रकार पर्वत से निकलकर भारत के विस्तृत मैदानों में बहने वाली
भारत की अनेक नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं से अवगत कराया। सिंधु या इंडस, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा है। निशान लगाएं, ये टेस्ट में भी मैंने बोल दिए क्योंकि मैं करवा चुकी थी बेटा इसे पहले भी। हिंदुस्तान और इंडिया है, जिसे पार करके हजारों वर्षों से आज जातियाँ और कबीले, फौज और काफिले आते रहे हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग पूरी तरह कटी हुई है, लेकिन पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच में से मार्ग बनाती हुई यह भारत में प्रवेश करती है और फिर जंगलों और पहाड़ों से भरे मैदान के मध्य शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर उत्सव, नृत्य और नाटक से संबंधित न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। आज भी भारत की नदी गंगा इन सब से बढ़कर है, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गंगा की गाथा भारत की संस्कृति और सभ्यता की कहानी रही है। मैंने भग्नावशेषों और पुराने स्मारकों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा की गुफाओं और दूसरे स्थानों को भी देखा। मैंने दिल्ली और आगरा में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का हर पत्थर भारत के अतीत के विरासत की कहानी सुना रहा था। मैं इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में होने वाले महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लोग ठीक उसी तरह जैसे हजारों वर्षों से उनके पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के विभिन्न कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले के चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के उल्लेखों की भी याद ताज़ा हो गई। हालांकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे काफ़ी हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो इन लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींच कर लाती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत से देखने की अंतर्दृष्टि प्रदान की। मेरे मन में भारत की वो तस्वीर बसी हुई थी, उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बांध घर करने लगा था। मेरे पूर्वजों की भूमि में हजारों ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए थे, जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और एकजुट होकर हम सब पीड़ा को भोगते थे। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें जिंदगी की समझ और जानकारी थी, इस अतीत के अनगिनत सजीव चित्र मेरे मन में भरे पड़े थे। जब भी किसी जगह जाता था तो उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तुरंत मेरे सामने आ खड़े होते थे। बनारस के निकट सारनाथ में मैंने बुद्ध को अपना पहला उपदेश देते हुए देखा। 2.5 वर्ष का लंबा फासला तय करके उनके कुछ अभिलेख शब्द मानो दूर से ही आती अपनी प्रतिध्वनि की भांति मुझे सुनाई पड़ते हैं। निशान लगाना बेटा, मैंने बौद्ध के धर्म। अशोक के शिलालेख जैसे मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य सम्राट या राजा से महान था। निशान लगाना बेटा, राजा अशोक का जिक्र आया है। फतेहपुर सिकरी में अपने संपूर्ण साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर, राजा अकबर की बात आई है। विभिन्न मतों के विद्वानों से वाद विवाद और संवाद कर रहा है। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की अनेक शाश्वत समस्याओं का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने अनेकों उतार चढ़ाव और विजय पराजय के साथ मानो धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मैंने इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में एक अजीब सी विलक्षणता नजर आई। यह परंपरा जो दूर दूर तक बसी जनता में फैली हुई थी और जिसने उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। थैंक यू बेटे। नेक्स्ट हम करेंगे भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश। नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे बेटा हम, उसमें ये रहेगा। थैंक यू बेटा।